वो इलाका मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। गलियां तिलिस्मी इमारत की भूल भुलैया लग रही थी। समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्या करूं और कहां जाऊं। लौरा शदीद जख्मी थी। एक बार खुद को पुलिस के हवाले करने का भी सोचा, मगर फिर हौसला न हुआ, क्योंकि अब मैं जासूस से बढ़कर कातिल था। गो जिन्हें कत्ल किया था वो इसी काबिल थे कि उन्होंने मुझे बड़ी बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया था, लेकिन इंडिया का कानून मुझे ऐसी इजाजत नहीं देता था। लौरा को वहीं छोड़ देना भी मसले का एक हल था। बिलाशुबा लौरा न तो मेरे लिए जरूरी थी और न उससे कोई जज्बाती वाबस्तगी थी, मगर मेरी गैरत ये गवारा नहीं कर सकती कि जख्मी साथी को छोड़कर अपनी जान बचाने भाग जाऊं। शायद यूं जान बच जाती, मगर जमीर की अदालत हमेशा के पछतावे मेरा मुकद्दर कर देती। गाहे गाहे समातों में पुलिस की गाड़ियों के सायरन भी गूंजने लगते। उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया था और यकीनन हमें गिरफ्तार या खत्म किए बगैर टलने वाले नहीं थे। किसी भी मुल्क के हसास इदारे और पुलिस वगैरह गैर मुल्की दुश्मनों के लिए ऐसे ही बावले और मुतशद्दद होते हैं। हर एक की तरजीहात, फवायद और नुकसान अपने अपने होते हैं। यकीनन किसी इंडियन जासूस को पाकिस्तान में देखकर मेरी भी यही हालत होती। मेरी कोशिश थी कि मोटरसाइकिल तंग गलियों में भगाए रखूं, लेकिन वहाँ इतनी ज्यादा तंग गलियां नहीं थीं कि एक के बाद एक ऐसी गली मिलती रहती। लौरा की बर्दाश्त भी इख्तिताम पजीर थी। उसमें दर्द सहने और मोटरसाइकिल पर मजीद जमे रहने का हौसला मफकूद हो चुका था। वो दर्द भरी आवाज में रुकने की मिन्नत कर रही थी। ये शुक्र था कि उसने मोटरसाइकिल से छलांग लगाने की कोशिश नहीं की थी। शायद दर्द की शिद्दत उसे ऐसा करने से रोक रही थी। मैं तंग गली से कुशादा गली में निकला। तभी एक मकान से सफेद कार निकलकर मुखालिफ समत को बढ़ गई। थोड़े ही फासले पर गोलियों की तड़तड़ाहट उभरी। न जाने किसे निशाना बनाया गया था। लौरा नकाहत और बेचारगी से बोली, राजा मैं गिर जाऊंगी, मुझे कहीं उतार कर तुम भाग जाओ। मुझ पर उसकी हालत मख्फी नहीं थी। वो मजीद मोटरसाइकिल पर नहीं बैठ सकती थी। खतरा मोल लेते हुए मैंने मोटरसाइकिल उस मकान की तरफ मोड़ दी जहां से कार निकली थी। चौकीदार दरवाजा बंद कर चुका था। दरवाजे के सामने पहुंचकर मैंने हल्का सा हॉर्न दिया। जेली दरवाजा खोलकर चौकीदार ने बाहर झांका। जी किसको मिलना है? वो बाहर निकल आया था। जेली दरवाजा इतना चौड़ा जरूर था कि मोटरसाइकिल अंदर चली जाती। जवाब दिए बगैर मैंने मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई। ओए क्या बदतमीजी है। मोटरसाइकिल की टक्कर से बचने को वो एक जानिब हुआ और मैं दरवाजे से अंदर हो गया। चौकीदार गाली बकते हुए हमारे पीछे अंदर आया। तभी मैं मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके नीचे उतर आया था। साइलेंसर लगे एक ग्लॉक की भयानक शक्ल देखते ही वो ठिठक कर रुका, मगर आंखों में खौफ की बजाय हैरानी उभरी। काफी मजबूत आसाब का लगता था, वरना उमूमन ऐसे मुलाजिम हथियार देखते ही खौफजदा हो जाते हैं। उसकी नजरें सुनहरी बालों वाली लौरा पर गड़ गईं। क्या चाहते हो? उसके इत्मीनान भरे अंदाज ने मुझे मायूस किया था। मैंने कहा, पहले दरवाजा बंद करो। कदम पीछे लेकर उसने जेली दरवाजा बंद कर दिया। अब बताओ। इस बार लहजे में एतमाद ज्यादा था। मैंने पूछा, घर में कौन कौन है? वो इत्मीनान से बोला, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, अपना मसला बताओ। उसी वक्त गली में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए गुजर गई थी। मैंने हैरानी जाहिर की। डर नहीं लगता मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? लौरा कराहते हुए मोटरसाइकिल से उतरकर पुख्ता फर्श पर बैठ गई। उसकी हालत काफी नागुफ्ताबे थी। उसने नफी में सर हिलाया, बोला, तुम उचक्के या डकैत नहीं लगते, ना ये डाके डालने का वक्त है। तुम्हारी दोस्त जख्मी है, मुजरिम हो और यकीनन पुलिस से भागते फिर रहे हो। तभी वक्फे वक्फे से पुलिस की गाड़ियों के सायरन और फायरिंग की आवाज बुलंद हो रही है। मैं पिस्तौल झुकाते हुए बोला, मुजरिम हैं या नहीं? मजलूम जरूर हैं और हमें मदद चाहिए। उसके लबों पर तबस्सुम उभरा। मदद लेने को मुझ पर एतबार करना पड़ेगा और तुम पिस्तौल तान कर दुश्मनी का आगाज कर चुके हो। मैं फलसफियाना अंदाज में बोला, कभी कभी ऐसी उफ्ताद पड़ती है कि अजनबियों पर एतबार करना नागुजीर हो जाता है और मदद के वादे पर इक्तिफा करके आंखें मीचना पड़ती हैं। वो बोला, मेरा नाम सूरज सिंह है और वाहे गुरु की कसम धोखा नहीं दूंगा। अब बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, हमें छुपने की जगह चाहिए। वो लौरा पर नजरें जमाता हुआ बोला, क्या इतना काफी होगा? यकीनन लौरा की हालत उसकी नजर से ओझल नहीं थी। मैंने दामने उम्मीद दराज किया। पहली जरूरत तो पनाह की तलाश है, बाद के मराहिल बाद में देखे जाएंगे। उसने इत्मीनान से इंकिशाफ किया। साहब दफ्तर चले गए हैं, बच्चे कॉलेज जा चुके हैं, बेगम साहिबा सोई हुई हैं, काम वाली की आमद में घंटा डेढ़ रहता है और मेरे क्वार्टर की तरफ कोई नहीं आता। मैंने कहा, हमें वहीं ले चलो, मेरे साथी को आराम की जरूरत है। उसने मोटरसाइकिल पकड़ी। चलो। क्लच दबाकर गियर निकालते हुए बोला, तुम अपनी साथी को सहारा दो। मगर लौरा की जरूरत सहारे से बढ़ गई थी। मैंने करीब होकर उसके कंधों और टांगों में हाथ डालकर उठा लिया। कराहते हुए उसकी पलकें वाह हुई। आंखों में हैरत और मोहूम सा एहतजाज था, मगर जबान खामोश थी।
चौकीदार की मैयत में चलते हुए हम मकान के अकब में पहुंचे, जहां 2 कमरों का छोटा सा क्वार्टर बना था। मैंने लौरा को एहतियात से चारपाई पर लिटाया। गोली जिस्म में होने की वजह से लम्हा ब लम्हा उसके जख्म ने बिगड़ते जाना था। अगर गोली टांग या बाजू वगैरह में लगी होती तो मैं निकालने की कोशिश कर सकता था। पहलू जैसे नाजुक मकाम को छेड़कर मैं उसके खात्मे को यकीनी बनाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सूरज सिंह ने जाने की इजाजत चाही। खून के धब्बे साफ करना पड़ेंगे। न चाहते हुए भी मैं उस पर एतबार करने पर मजबूर था। फकत असबात में सर हिला कर रह गया। वो बाहर निकल गया। मैं लौरा की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसके चेहरे पर जर्दी छाई थी। होंठ बिल्कुल खुश्क हो गए थे। आंखें बंद किए वो हौले हौले कर रही थी। उसके कंधों के नीचे 2 तकिए रख कर मैंने पानी का ग्लास उसके होंठों से लगा दिया। वो गटागट पूरा ग्लास पी गई। मैंने एक और ग्लास भी उसे पिलाया और फिर खुद पीने लगा। उसकी नहीफ और मायूसी से भरपूर आवाज मेरी समातों में पहुंची, राजा मैं नहीं बचूंगी। मैं उसका हौसला बढ़ाने को हंसा। जिंदगी और मौत के फैसले मेरे रब ने करने हैं। तुम अपनी महदूद सोचों को जहमत न दो। वो बोली, तुम भागकर अपनी जान बचा सकते हो। मैंने कहा, तुम्हें छोड़कर चला गया तो डेट का वादा कैसे पूरा होगा। वो मेरे मजाक पर मुस्कुरा भी न सकी। आंखें बंद किए बेतासुर चेहरा लिए लेटी रही। मैंने उसका हाथ थाम कर नरमी से सहलाया। परेशान नहीं होते, ऐसी मुश्किलात और तकलीफें तो जिंदगी का हिस्सा हैं। तुम तो तरबियत याफ्ता सिपाही बल्कि स्नाइपर हो। अमली जिंदगी में कितनी ही मुश्किलात का सामना कर चुकी हो, फिर हौसला हारने की क्या तुक। दिल बड़ा रखो, इतनी आसानी से तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अल्लाह पाक ने छुपने की जगह अता फरमा दी है, आगे भी रहम का मामला फरमाएगा। वो फीके लहजे में बोली, आपका अल्लाह मुजरिमों के साथ भी रहम का मामला फरमाता है। जानते हो ना मैं कातिल हूँ। उजरत लेकर एक शख्स को खत्म कर चुकी हूँ। मैंने इंकिशाफ किया, अल्लाह पाक अपनी मखलूक से सगी माँ से भी 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। उसने मुझे लाजवाब करना चाहा। बोली, वो अकेला मेरा अल्लाह नहीं है, उसका भी अल्लाह है जिसे मैं कत्ल कर चुकी हूँ। क्या मुझे माफ करने से दूसरे के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? मैंने लंबी बहस में पढ़ने की बजाय आम फहम मिसाल बयान की। जब एक शख्स के 2 बच्चों में से एक दूसरे के साथ ज्यादती का मुर्तकिब हो, तब जिसके साथ ज्यादती हुई हो वालिद उसे कभी कभार कोई कीमती चीज या रकम देकर उस पर राजी कर लेते हैं कि वो अपने ज्यादती करने वाले भाई को माफ कर दे। यूं दोनों खुश हो जाते हैं। वो मायूसी से बोली, कभी ज्यादती करने वाले की पिटाई करके भी दूसरे को खुश करता होगा। मैं वसूक से बोला, तौबा करने वाले के साथ कभी कभार नहीं, हमेशा ही मेहरबानी का मामला होगा। उसने हैरानी जाहिर की, तौबा क्या होती है? मैंने कहा, अपने किए पर पशेमानी, गलती का एतराफ और आइंदा न करने का अहद। वो बोली, पशेमान भी हूँ, आइंदा न करने का अहद कई बार कर चुकी हूँ, और यकीन मानो अगर अहद न किया होता तो तुम्हें स्नाइपिंग की तरबियत न देती। मैंने उसके हाथ की पुश्त थपथपाई, तो बस सच्चे दिल से ताइब होना काफी है। वो मौका मुस्लिम और काफिर की बहस छेड़ने का नहीं था। वो पहले ही हौसला हारी हुई थी। उसके दिलजूई और हिम्मत बढ़ाना जरूरी था। उसने मौजू तब्दील किया, ये हमारी मदद करने पर क्यों तैयार हुआ है? मेरी सूरज सिंह के साथ मिली जुली हिंदी और पंजाबी में बात हुई थी, तभी उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। मैंने नफी में सर हिलाया, पता नहीं, तुम्हारा मजीद मोटरसाइकिल पर बैठना मुमकिन न था। मजबूरन मुझे यहाँ घुसना पड़ा। मेरी धमकी कारगर न हुई, तब मदद की दरखास्त की और मौसूफ मान गया। वो फिक्रमंद हुई, क्या एतबार के काबिल है? मैं धीरे से हंसा, मेरे ना करने पर तुम्हारे पास कोई और इंतखाब मौजूद है? उसने इस बात में सर हिलाया। बोली, हाँ, मैं तुम्हें भाग जाने का मशवरा दूंगी ताकि दोनों न पकड़े जाएं। यूं कैद में मुझे बाहर से मदद मिलने की उम्मीद मौजूद रहेगी। मैंने कहा, जो तुम्हें अभी छोड़कर चला गया वो बाद में मदद को कैसे आएगा? उसने खफगी से मुंह फुला लिया, तो ना आए, मिन्नत किसने की है? मैं शाकी हुआ, खफा क्यों होती हो? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। उसके होंठों पर खूबसूरत तबस्सुम उभरा। सारी लड़कियों को यूं ही नरमी, तवज्जो और इखलाक से फांसते हो। मैंने कहा, इल्जाम लगा रही हो, तुम अगर मर्द होती तब भी छोड़कर न जाता। उसने हंसने की कोशिश की, मगर जख्म में दर्द उठा और चेहरे पर अजियत फैल गई। मैंने कहा, गुफ्तगू मत करो, बस आराम से लेटी रहो। ये अल्फाज मेरे होंठों पर थे कि सूरज सिंह अंदर दाखिल हुआ। बोला, चंद जगहों पर खून के धब्बे लगे हुए थे, साफ कर दिए हैं। अब किसी को तुम्हारी यहाँ मौजूदगी का शक नहीं हो सकता। ये कहकर उसने दीवार पर नस्ब LED ऑन की और ढूंढकर खबरों का चैनल लगा दिया। हमारे बारे में तफसील बयान हो रही थी। लौरा के यूरोपियन होने का जिक्र नहीं किया जा रहा था, सिर्फ पाकिस्तानी जासूस जोड़े के बारे में बताया जा रहा था। बिलाशुबा सूरज सिंह का टीवी लगाने का मकसद हमें अपनी आगाही से बाखबर करना था।
चंद मिनट खबरें सुनने के बाद वो टीवी बंद करके मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। क्या कहते हो? मैंने कहा, कहना तुमने है दोस्त, हम तो मदद की दरख्वास्त कर चुके हैं। अलबत्ता टीवी के जरिए हमें ये बावर करवाने की जरूरत नहीं थी कि तुम हमारे बारे में सब कुछ जानते हो। उसने सफाई दी, तुम्हें ताज़ा सूरत हाल से बाखबर रखने के लिए टीवी ऑन किया है। और क्या तुम नहीं जानते, तुम्हें पहचान चुका हूँ। एक लम्हा तौक़ुफ़ करके बोला, बाकी तुम्हारा मकसद अगर छुपना है तो यकीनन वो पूरा हो चुका है, मगर अपनी साथी के लिए क्या सोचा है? ये जख्मी है और यहाँ इसका इलाज नहीं हो सकेगा। मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, पानी और चाय पिला सकता हूँ, कपड़े दे सकता हूँ और बस। मैंने कहा, पहले तो मेरे हवाले कपड़े करो। मुझे फटी हुई कमीज तब्दील करने का ख्याल आया, क्योंकि लौरा का खून रोकने के लिए मैंने अपनी कमीज का दामन फाड़ कर गद्दी बनाई थी। उसने लोहे की अलमारी से जीन्स की पैंट और फूलदार कमीज मेरी जाने बढ़ा दी। कमरे के मुल्हिका गुस्ल खाने में घुसकर मैंने कपड़े तब्दील किए और बाहर निकल आया। नशिस्त संभालते हुए मैं मतलब की बात पर आया, हमारी मदद क्यों कर रहे हो, जबकि जानते हो हम भारत सरकार को मतलूब हैं। वो बोला, मैं टैक्सी ड्राइवर था, एक बार टैक्सी बड़े ट्रॉलर में ठोक दी, जख्मी हुआ, मगर वाहे गुरु की कृपा से जान बच गई। इलाज के लिए जब जमा पूंजी नाकाफी हुई तो बीवी को टूटी फूटी टैक्सी ही बेचना पड़ गई। ठीक होने पर यहाँ नौकरी कर ली, चौकीदार, ड्राइवर, माली, खाकरोब तमाम जिम्मेदारियां संभालता हूँ और 15,000 तनख्वाह मिलती है। उसके खामोश होने पर मैं बेसाख्ता बोला, तो वो इत्मीनान से बोला, मुझे टैक्सी चाहिए। मैंने पूछा, गैराज में शायद बेगम साहब की कार खड़ी है। उसने इस बात में सर हिलाया, जी हाँ। मैंने पेशकश की, हमें डिग्गी में छुपा कर किसी ऐसे क्लिनिक पर ले जाओ जहाँ गैर कानूनी तौर पर मेरी साथी का इलाज हो सके, 5 लाख दूंगा। वो फौरन तैयार हो गया, बोला, मंजूर है, रकम मेरे हवाले कर दो। मैंने कहा, मेरे पास तो नहीं है, अलबत्ता वादा करता हूँ कि 1-2 दिन में ला दूंगा। उसने मशकूक अंदाज में पूछा, कहाँ से लाओगे? मैंने कहा, एक जगह छुपाई हुई है। वो बोला, शायद तुम मुझे टरखा रहे हो। मैंने कहा, ये एक मुसलमान का वादा है, बस 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। वो सोचते हुए बोला, नई गाड़ी की खरीदारी पर शायद 6-7 लाख लग जाएं। मैंने पेशकश बढ़ा दी, 7 लाख दूंगा। उसने बिस्तर से कंबल उठाया, चलो। मैंने पूछा, कंबल को क्या करोगे? वो बोला, डिग्गी में बिछाऊंगा ताकि तुम्हारी साथी को तकलीफ ना हो और उसके खून से डिग्गी भी खराब ना हो। मैं पसंदीदगी से सर हिलाकर लौरा की तरफ बढ़ा। जो ही उसे उठाने को झुका, वो बेचैनी से बोली, मुझे भी बताओ क्या बातें हो रही हैं। उसे उठाकर मैं इत्मीनान से बोला, सौदेबाजी हो रही थी, सूरज सिंह हमें डॉक्टर तक ले जाएगा और मैं इसे 7 लाख दूंगा। अजीब सी नजरों से मुझे घूर कर उसने आंखें बंद कर ली। अलबत्ता मेरे उठाने की वजह से एक बार फिर उसकी कराहें निकलने लगी। सूरज सिंह डिग्गी खोलकर उसमें कंबल बिछा चुका था। मैंने एहतियात से लौरा को अंदर लिटाया और फिर खुद भी अंदर हो गया। उस बेचारी को जख्मी होने की वजह से खासी तकलीफ का सामना था। अलबत्ता मेरे इतने करीब लेटने पर उसके चेहरे पर इनक़िबाज़ या नापसंदीदगी नहीं उभरी थी। यकीनन वो मजबूरी से नावाकिफ नहीं थी। सूरज सिंह बोला, किसी मुनासिब डॉक्टर का पता मालूम करने के लिए रास्ते में थोड़ी देर एक दोस्त के पास रुकूंगा। मुझे मुत्तला करके उसने डिग्गी बंद कर दी। चंद लम्हों के बाद कार स्टार्ट हो गई। दाखिली दरवाजा उसे खुद ही खोलना और बंद करना था, इस वजह से चंद लम्हे रुकना पड़ा और फिर कार रवाना हो गई। गाड़ियों का शोर, हॉर्न, लोगों की चीखो पुकार रास्ते भर हमारी समातों में गूंजती रही। उसके साथ लौरा की कराहें भी तसलसल से सुनाई देती रहीं। मैंने उसे आराम पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी। न जाने उसकी दर्द भरी कराहें थीं या मेरे दिमाग में ही कोई गिरह पड़ी थी कि इतनी कुर्बत के बावजूद मेरे दिमाग में सिफली जज्बात या कोई बेहुदा ख्वाहिश पैदा न हुई। रास्ते में गाहे गाहे कार रुकती रही। आधे घंटे बाद रुकने का निस्बतन लंबा वक्फा आया, मगर 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं रुके थे। दोबारा सफर शुरू होने के बाद मंजिल तक पहुंचने में आध-पौन घंटा मजीद लगा। रुक कर वो करीब आया और डिग्गी खोले बगैर ऊंची सरगोशी में बोला, डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ। उसकी वापसी चंद मिनट के बाद हुई थी। डिग्गी खुलने पर सूरज सिंह के हमरा 2 काले भुजंग अफराद भी नजर आए। उन्होंने स्ट्रेचर उठा रखा था। दोनों शक्ल से गंवार और अक्ल से फारिग दिखाई दे रहे थे। यकीनन डॉक्टर साहब ने ऐसे मुलाजिम इसी वजह से रखे थे कि वो जायज नाजायज की समझ बूझ से आरी थे। मैंने डिग्गी से निकलकर लौरा को बाहों में भरा और स्ट्रेचर पर लेटा दिया। दोनों मुलाजिमों के पीछे चलते हुए हम थोड़ी देर के बाद छोटे से ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गए। एक डॉक्टर अधेड़ उम्र की 2 नर्सों के हमरा वहां मौजूद था। डॉक्टर का नाम अशोक था। नर्सों ने लौरा को एहतियात से ऑपरेशन की मेज पर मुंतकिल किया और मुलाजिम स्ट्रेचर उठाकर खामोशी से बाहर निकल गए। डॉक्टर अशोक ने लौरा की पट्टी खोल कर जायजा लिया। बोला, ऑपरेशन पर 1,20,000 खर्चा होगा। अगर 2-3 दिन देखभाल को यहाँ रहना हुआ तो 1.5 लाख लगेंगे। मेरी तरफ मुड़ते हुए उसने जज्बात से आरी जबान में कहा,
मैंने बहस तकरार की, रकम निकाली और 1.5 लाख गिनकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। रकम गिनकर वो बोला, आप बाहर चले जाएं। मैं और सूरज सिंह बाहर आ गए। वो मजाहिया अंदाज में शाकी हुआ। डॉक्टर के हवाले तो फौरन मतलूबा रकम कर दी और मुझे मुस्तकबिल पर टरखा दिया। मैंने सफाई दी, मेरे पास इतनी ही रकम थी, तुम्हें न दी कि डॉक्टर के लिए बचा कर रखी थी। यकीनन डॉक्टर रकम लिए बगैर इलाज पर आमादा न होता और तुम परसों दिन 12 बजे अपनी मतलूबा रकम ले जाना। वो मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। मजाक कर रहा था यार, चलता हूँ। शायद बेगम साहिबा ने घर सर पर उठा लिया हो। जब तक पैसे नहीं मिल जाते नौकरी तो नहीं छोड़ सकता ना। और वो मुसाफा करके रुखसत हो गया। ऑपरेशन घंटा भर जारी रहा। फिर डॉक्टर अशोक ने बाहर निकलकर मुझे मुबारकबाद दी। मैंने दरखास्त की कि हमें ऐसा कमरा दिया जाए जहां पुलिस या एजेंसी का फर्द न पहुंच सके। वो दो टोक अंदाज में बोला, मेरे पास 2 तहखाने हैं, आपसे आम तहखाने का मुआवजा लिया है। अगर मजीद एहतियात बरतना चाहते हो तो खुसूसी तहखाने में मुंतकिल हो जाओ, मगर 20,000 मजीद खर्च होंगे। मैंने कहा, अगर मतलूबा फीस कल सुबह आपके हवाले करूं तो कोई मुजायका तो नहीं? वो सर हिलाते हुए बोला, कल सुबह तक इंतजार कर लूंगा, और वो अपने रस्ते हो लिया। मैंने हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर ये एहतियात बरती थी, क्योंकि ऐसे डॉक्टरों की खबर एजेंसी वालों को भी होती है। थोड़ी देर के बाद लौरा को तहखाने में मुंतकिल कर दिया गया था। वो खुफिया कमरा था जहां डॉक्टर की मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता था। साथ वाले कमरे में स्याहफाम शख्स भी टांग पर पलस्तर चढ़ाए लेटा नजर आया। लौरा बेहोश थी। नर्सें उसे ड्रिप लगा गई थी। मैंने एक नर्स को कुछ रकम देकर वहीं खाना मंगवा लिया। खाना खाकर मैं सोफे पर लेट गया। उठने पर लौरा जागती नजर आई। खुशगवार तबस्सुम मेरी जानिब उछाल कर वो धीरे से बोली, शुक्रिया राजा। शाम हो रही थी। मैंने पूछा, कुछ खाने को दिल कर रहा है? वो बोली, जूस पिया है, फल भी खाए हैं, अलबत्ता पिज्जा खाने को मन कर रहा है। नर्स को बुलाकर मैंने पिज्जा लाने का कहा और खुद ताजा दम होने गुस्ल खाने की तरफ बढ़ गया। देर तक मैं लौरा से गप्पे हाँकता रहा। रात गहरी होते ही वहाँ से निकल आया। हनुमान नगर जाने को रिक्शा मिल गया था। गो वहाँ खतरे का अंदेशा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि एक शब पहले ही वहाँ वारदात हो चुकी थी। अलबत्ता खुफिया एहलकारों की मौजूदगी की कोई खास वजह नजर नहीं आ रही थी। हम हनुमान नगर से निकलकर नेहरू नगर की हुदूद में दाखिल हो गए थे। सूरज सिंह के मालिक का मकान नेहरू नगर में ही था। मुझे आसानी से मतलूबा मकान की छत और पानी के टैंक तक रसाई मिल गई। बैग निकाल कर वापस लाने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, मगर जो ही वापस क्लिनिक के करीब पहुंचा, पार्किंग में 2 काली गाड़ियों और उनके करीब टहलने वाले अफराद को देखते ही चौकन्ना हो गया। उनके अंदाज से वाज़ेह था कि वो कौन लोग थे। उनका ध्यान क्लिनिक की इमारत की तरफ था। मेरा वापस जाना खतरे से खाली न था। अगर वो इत्तेफाक से मुड़कर देख लेते तो मेरा पार्किंग में आकर वापस जाना उन्हें चौंका सकता था। जल्दी से फैसला करते हुए मैं नीचे बैठा और एक कार की आड़ पकड़ ली। मेरा दिल अंदेशों से भर गया था। अगर वो किसी मुखबरी पर वहां पहुंचे थे तो डॉक्टर अशोक से उगलवाना उनके लिए मुश्किल न होता। मैं बैठे बैठे कोने की तरफ खिसकने लगा। जीन्स में उड़सा हुआ पिस्तौल मेरे हाथ में मुंतकिल हो गया था। रास्ते के करीब वाली 2-3 गाड़ियां छोड़कर मैं एक कार के नीचे घुस गया। अब करीबन मैं महफूज हो चुका था। गो पार्किंग में रोशनी थी, मगर जब तक कार के करीब पहुंचकर बगौर जायजा न लिया जाता मेरा नजर आना मुमकिन न था। वहां औंधे मुंह लेटकर मैं दुश्मनों का जायजा लेने लगा। थोड़ी देर के बाद अस्पताल से जिस शख्सियत को बरामद होते देखा उसने मुझे चौंका दिया था। वो ममता थी। काले रंग का 3 पीस सूट उन पर खूब सजता था। वो दाएं बाएं का जायजा लेते हुए तेज कदमों से चलते हुए कीमती गाड़ी के पास पहुंची। एक शख्स ने मौदबाना अंदाज में कार का दरवाजा खोल दिया। उनके नशिस्त संभालते ही ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। दूसरी गाड़ी भी पीछे बढ़ गई। उनके हमरा लौरा को न देखकर मुझे कुछ इत्मीनान महसूस हुआ। यकीनन वो मशकूक जगहों का जायजा लेने निकली थी। लौरा के जख्मी होने की खबर यकीनन उन तक भी पहुंच गई होगी और उसके बाद अस्पतालों और खुसूसन ऐसे प्राइवेट क्लिनिकों का जायजा लेना जिनकी शोहरत मनफी हो निहायत जरूरी था। ये खतरा मेरे दिमाग में भी मौजूद था, तभी तो ज्यादा पैसे देकर खुसूसी कमरा हासिल किया था। पार्किंग खाली होते ही मैं कार के नीचे से निकला, कपड़े झाड़े, पिस्तौल को कमीज के नीचे उड़सा और क्लिनिक की तरफ बढ़ गया। चौकीदार को पहचान करवा के अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर अशोक अपने दफ्तर में मौजूद था। उसकी अपनी रिहाइश क्लिनिक से मुल्हिक थी और गालिबन उसे नींद से जगा कर वहां बुलाया गया था। मैं सूरत हाल जानने के लिए उसके दफ्तर की तरफ बढ़ गया। दस्तक दी और इजाजत मिलने पर अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर बरहमी नमूदार हुई। बोला, आपको बाहर नहीं घूमना
करना चाहिए। चंद मिनट पहले ही सरकारी अहलकार पूछताछ बल्कि तलाशी लेकर गए हैं। मैंने मतलूबा रकम उनकी तरफ बढ़ा दी और कहा मैं बकिया रकम की अदायगी को हाजिर हुआ था। पैसा ऐसी जादू की छड़ी है जो अपनी झलक दिखाकर रवैयों को नरम करने की खुसूसियत रखता है। उसकी दुरुस्ती नरमी में तब्दील हुई। बोला एहतियात क्या करो और कोशिश करो 2 दिन तक बाहर न निकलो, आपको हर सहूलत यहीं मुहैया कर दी जाएगी। मैंने कहा आइंदा एहतियात बरतूंगा डॉक्टर साहब। अदब से कहते हुए मैं कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मेरे बैठने से उसने अंदाजा लगाया कोई काम है। मैंने पूछा हमें मुस्तकिल यहाँ रहने को कितना खर्च करना पड़ेगा? मेरा मतलब है जब तक मेरी साथी अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो जाती। उसने हैरानी भरे लहजे में मशवरा दिया, हमारी मांग से कई गुना कम कीमत खर्च करके आप छुपने की आर्जी जगह तलाश कर सकते हैं। मैं बेनियाजी से बोला मशवरा नहीं, आपकी मांग पूछी है। वो कंधे उचकाता हुआ बोला रोजाना के 10,000 खर्च होंगे, खाने पीने की जरूरियात आपको अपने पल्ले से पूरी करनी पड़ेंगी। मैंने मुत्तला किया दोनों का मुआवजा अदा हो गया है, अगर मजीद रुकना हुआ तो रोजाना की बुनियाद पर पेशगी रकम अदा कर दिया करूंगा। वो खुश दिली से मुस्कुराया, बोला खुश आमदीद। मैंने कहा और उम्मीद करता हूँ कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आएगा कि इंतकाम लेने को मुझे अपने छुपे हुए दोस्तों को सामने लाना पड़े। उसकी आंखों में नापसंदीदगी उभरी, मगर बोलते वक्त लहजे में दुरुस्ती या नागवारी शामिल नहीं थी। बोला आपका नाम नहीं जानता और ना जानने की ख्वाहिश है, अलबत्ता यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं धर्म, कौमियत, रंग, नस्ल, जबान, किरदार और पेशे वगैरह को बालाए ताक रख कर मसीहाई करता हूँ। बिलाशुबा मेरा मुआवजा ज्यादा है, लेकिन ये मुआवजा खुसूसी मरीजों से लेता हूँ क्योंकि उन्हें छुपाने के इंतजामात वगैरह भी मुझे करने पड़ते हैं। और ये भी याद रखना जितना मुआवजा आप मुझे दे चुके हैं उससे दुगनी रकम सुनीता जायसवाल आपको पकड़वाने के दे देती। मैंने तजाहुल आरिफाना से पूछा कौन सुनीता? वो बोला अभी खुफिया एजेंसी के लोग सुनीता जायसवाल की सरकर्दगी में आपकी तलाश में आए थे। उन्हें मुतमईन करके भेज दिया है कि मैं राजा जीशान नामी किसी शख्स को नहीं जानता। उसके अंदाज से लगा कि जैसे वो ममता को पहले से जानता है। तभी बेसाख्ता पूछा सुनीता जायसवाल आपकी वाकिफकार हैं? उसने गहरा सांस लिया, कभी थी। मैंने इश्तियाक जाहिर किया अगर वजाहत कर देते तो। उसके खुश्क चेहरे पर तबस्सुम उभरा। बोला शायद आप उसे देख चुके हैं और उसके नमकीन और मलीह चेहरे की कशिश से खुद को बचा नहीं पाए। बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त करते हुए मैंने हकीकत उगली, वो मेरी दीदी हैं और इसमें जरा भर शुबा नहीं, इसलिए दोबारा उनके मुताल्लिक कुछ भी बोलते वक्त मेरे जज्बात आपके मद्देनजर रहने चाहिए, इसी में हम दोनों की भलाई होगी। डॉक्टर शिशदर रह गया। बोला कुछ समझा नहीं, रॉ की मेजर एक मुस्लिम की बहन कैसे हो सकती है? मैंने कहा लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा, अलबत्ता आप उनके मुताल्लिक कुछ जानते हैं तो सुनकर मुझे खुशी होगी। वो बोला किसी भाई के सामने उसकी बहन से इश्क मोहब्बत का एतराफ करना यकीनन नामुनासिब बल्कि बेहुदा है, तो रहने ही देते हैं। खुश्क लहजे में कहते हुए उसने कुर्सी छोड़ी। अब मैं आराम करना चाहूंगा। मैंने कहा शुक्रिया डॉक्टर साहब और मैं उसके दफ्तर से निकल आया। तहखाने में पहुंचा तो लौरा ख्वाबावर दवा के जेरे असर नजर आई। मैंने ड्यूटी नर्स के हवाले एक बड़ा नोट करके चारपाई का बंदोबस्त कर लिया क्योंकि वहां चंद दिन रहने का सोच लिया था। एजेंसी वाले तफ्तीश करके वापस जा चुके थे और वो क्लिनिक पहले की निस्बत ज्यादा महफूज थी। डॉक्टर अशोक भी उसूल परस्त और वजादार शख्स था। वहां लौरा की भी अच्छी देखभाल हो जाती और उसका जख्म ठीक होने तक हमारी तलाश की सरगर्मियों में भी कमी आ जाती। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।